हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं वेव मोशन के टॉपिक फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन के साथ में रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो गाइज, आइए जानते हैं हम क्या होता है इसमें। फर्स्ट में जानते हैं पहले कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। फ्री ऑसिलेशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी मुक्त दोलन और स्वाभाविक आवृत्ति किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है या उसका फ्री ऑसिलेशन कैसे वो करता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो जब कोई दोलन करने वाली वस्तु को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके हम छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार वो वस्तु जो ऑसिलेशन करती है वो एक निश्चित आवृत्ति से ऑसिलेशन करती है, और इस निश्चित आवृत्ति को ही उस वस्तु का स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के यानी वस्तु के इलास्टिसिटी, उसकी डेंसिटी और उसके शेप पर निर्भर करता है। साथ ही दोस्तों, ये हो गया हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जानते हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। दोलन करती हुई किसी वस्तु पर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे, कोई भी बाह्य फोर्स अगर उस पर एक्ट ना हो, तो इस प्रकार का जो दोलन होता है उसे हम फ्री ऑसिलेशन या मुक्त दोलन कहते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर कोई वस्तु वैक्यूम में है तो हम कह सकते हैं कि उस पर कोई भी फोर्स कार्य नहीं करेगा। दैट इज, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि कोई हमारे पास अगर पेंडुलम हो, किसी बेस से इसको फिक्स किया गया है, ये हो गया पेंडुलम। अगर ये पेंडुलम हमारा किसी वैक्यूम में होगा, अगर एयर में होगा, तो जाहिर सी बात है कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इसके ऊपर, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वैक्यूम है तो जाहिर सी बात है कि वैक्यूम में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दैट इज, इस पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इसका जो ऑसिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक है। फ्री ऑसिलेशन जो होता है यानी मुक्त दोलन जो होता है, वो मुक्त दोलन करते हुए वस्तु का जो आयाम होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है हमेशा। यानी टाइम के बढ़ने पर भी उसके एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। दैट इज, कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। जिस एनर्जी से ऑसिलेशन करती है वो एनर्जी से वो लगातार इनफाइनाइट टाइम तक कर सकती है, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक वो ऑसिलेशन करती रहती है। ठीक है। तो ये होता है आपका मुक्त दोलन या फिर फ्री ऑसिलेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो एग्जाम्पल में आपका फर्स्ट में जानते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। तो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम में, निर्वात में जो सरल लोलक की ऑसिलेशन होती है वो मुक्त दोलन होती है। दैट इज, कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे इसको सिंपल पेंडुलम मान लें, तो अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करें और यहाँ से लाने के बाद इसको हम अगर छोड़ दें, तो ये क्या करता है, ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। ये जो है यहाँ पहुंचेगा। इस तरह से अगर इस पर ये वैक्यूम में है तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लगेगा। दैट इज, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या होगा, लगातार करता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा मुक्त दोलन। तो मुक्त दोलन का जो आवर्तकाल होता है, वो मुक्त दोलन की जो एम्पलीट्यूड होती है वो कभी भी
इन उसमें कोई भी जो है वो वेरी नहीं करता है, दैट इज कह सकते हैं वो कांस्टेंट होता है। अगर हम इसकी ग्राफ को बनाएं तो हम ग्राफ को इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम बनाएं तो ये आपका t है, टाइम t, और इधर जो है ये प्लस a है, माइनस a है, मीन्स एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा जो है y हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो जो फ्री ऑसिलेशन होता है उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो टाइम के साथ कभी भी वेरी नहीं करती है, वो हमेशा कंटिन्यूसली जो है लगातार रूप से क्या करती है, वो कांस्टेंट रहती है। एम्पलीट्यूड जो होती है उसका हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज कह सकते हैं इस प्रकार से जो है इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है वो कांस्टेंट होती है। आगे ये लगातार क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम तक जो है ये ऑसिलेशन इसका चलता रहता है, राइट। या फिर दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ टर्निंग फॉक, ऑसिलेशन ऑफ टर्निंग फॉक इन वैक्यूम, यानी स्वरित द्विभुज की दोलन, स्वरित द्विभुज का दोलन होता है वैक्यूम में, निर्वात में, वो भी मुक्त दोलन होता है, यानी फ्री ऑसिलेशन होता है। कैसे, आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, स्वरित द्विभुज का जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है, ये होता है स्वरित द्विभुज का शेप। ये इसकी आर्म्स होती है, भुजाएं होती हैं ये, और इन भुजाओं का जो वाइब्रेशन होता है वो वैक्यूम में जो होता है वो फ्री ऑसिलेशन करता है, यानी फ्री वाइब्रेशन होता है उसका। दैट इज कह सकते हैं कि यदि इस टर्निंग फॉक को हम किसी रबर कार्क पर फोर्स करके और देखें तो इसका जो आर्म होता है वो वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन अगर इस टर्निंग फॉक को हम वैक्यूम में लेके करेंगे तो वैक्यूम में इसका जो वाइब्रेशन होगा यानी ऑसिलेशन होगा इसका, वो एक फ्री ऑसिलेशन होगा। दैट इज कह सकते हैं कि ये ऑल टाइम के लिए जो है इसमें वाइब्रेशन बना रहेगा, राइट। तो गाइज ये होता है हमारा फ्री ऑसिलेशन। सेकंड है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डैम्पिंग। क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है अवमंदित दोलन, एंड डैम्पिंग मीन्स होता है अवमंदन। क्या होता है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, कब होता है किसी वस्तु में, तो जब कोई वस्तु किसी मीडियम में, लाइक एज एयर हो या इसी प्रकार कोई भी मीडियम हो, अगर उस मीडियम में कोई भी वस्तु ऑसिलेशन करती है तो मीडियम के कारण उस वस्तु पर एक विरोधी बल कार्य करने लगता है, दैट इज एक एक्सटर्नल फोर्स कार्य करने लगता है। इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस वस्तु को दी गई ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि उसकी एनर्जी जो होती है वो लॉस होती चली जाती है। दैट इज ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ लगातार घटता जाता है, और अंत में एक ऐसा टाइम आता है कि वो वस्तु दोलन करना बंद कर देती है, दैट इज उसकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार का दोलन या इस प्रकार का ऑसिलेशन वस्तु का कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन या अवमंदित दोलन। और ये घटना, कौन सी घटना, एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ लगातार घटना, लगातार उसमें डिक्रीमेंट होना, ये क्रिया कहलाती है आपकी अवमंदन या डैम्पिंग कहलाती है, राइट। तो गाइज एग्जाम्पल की बात करते हैं या फिर हम इसके टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करते हैं। तो ये रहा आपका टाइम टी एक्सिस, और ये आपका प्लस ए है और ये माइनस ए है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है कि कोई वस्तु किस प्रकार से ऑसिलेट कर रही है, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लगातार जो होता है घटता है, और एक समय आता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं अवमंदित दोलन। इस प्रकार से देख रहे हैं ये जो आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लगातार क्या रही है, घट रही है टाइम के साथ। तो एक समय ऐसा रहा जहाँ पे ये वस्तु जो होता है वो ऑसिलेशन करना बंद कर देता है।
तो इस प्रकार की जो है जो आपकी ऑसिलेशन होती है वो आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये पूरी घटना जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है, तो ये घटना एम्पलीट्यूड का लॉस होना या फिर एनर्जी का लॉस होना, ये कहलाता है आपका डैम्पिंग, राइट। तो गाइज अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपका आता है वही पुराना हम ले सकते हैं पिछले वाले में, जैसे कि हमने लिया था फर्स्ट में हम ले सकते हैं सिंपल पेंडुलम की। अगर कोई सिंपल पेंडुलम हो, एयर में हो, मीडियम जो है वो एयर का हो, उसमें कोई सिंपल पेंडुलम हो लगा हो, ये इससे फिक्स किया गया हो, तो ये सिंपल पेंडुलम अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसमें करते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है कि ये जो है वाइब्रेट करना शुरू करता है या फिर ऑसिलेशन करना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, लगातार। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, लेकिन अब ये धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, लगातार जो है इसका जो है आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आके जीरो हो जाता है, राइट। तो टाइम के साथ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एयर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो सारे मालिक्यूल्स इस पेंडुलम पर क्या करेंगे, फोर्स लगाते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं, और इस फोर्स की वजह से क्या होता है, इसकी जो एनर्जी स्टार्टिंग में जो इससे हम डिस्प्लेस कराए थे उस एनर्जी में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है लगातार, और इस डिक्रीमेंट की वजह से एनर्जी लॉस होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि इसकी पूरी एनर्जी लॉस होती है और ये पूरा अपने सामने अवस्था में आ जाता है, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। तो ये पूरा जो है आपका इस प्रकार का जो दोलन होता है वो आपका कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये घटना एनर्जी की लगातार टाइम के साथ कम होना या घटना कहलाती है डैम्पिंग, राइट। तो ये होता है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। आइए अब हम जानते हैं कि फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। फोर्स ऑसिलेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परडोदित दोलन, क्या होता है ये? देखिए नाम से ही बच्चों क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा ऑसिलेशन जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने पर उत्पन्न होता है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि वो ऑसिलेशन जो किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद वह वस्तु ऑसिलेट होती है, तो इस प्रकार के दोलन को हम जो है फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। या इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई दोलन करने वाली वस्तु, यदि किसी दोलन करने वाली वस्तु पर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई अदर फ्रीक्वेंसी वाली कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जब उस वस्तु पर अप्लाई की जाती है, तो वस्तु स्टार्टिंग में अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करना चाहता है, लेकिन होता नहीं ऐसा। वो क्या होता है, बाद में जो होता है वो उसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो ऑसिलेशन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार का जो ऑसिलेशन होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन या परडोदित दोलन कहते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि एग्जांपल में कैसे फोर्स ऑसिलेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। तो गाइज एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग टेम्पल की बेल देखे होंगे, टेम्पल में जो बेल लगी होती है, जैसे उसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये होता है, इसका ये आकार होता है। बेल आप लोग देखे होंगे जो टेम्पल में लगी होती है। तो आप इस बेल को जब हम क्या करते हैं, इसको जब हम बजाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ ऊपर अगर पकड़ के बजाते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, ऑसिलेट कराते हैं। तो फिर क्या होती है, ये जो इसका पेंडुलम होता है इधर उधर मोशन करता है और ये आपकी आवाज़ यहाँ से निकलनी, साउंड यहाँ से जनरेट हो जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बेल को बजाने के लिए हम इसका जो ऑसिलेशन होता है, इस बेल का जो ऑसिलेशन होता है या फिर इस पूरी बेल का जो ऑसिलेशन होता है वो कैसा होता है, फोर्स ऑसिलेशन, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको एक्सटर्नल फोर्स दी है और उसी के द्वारा क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट शुरू कर रहा है, ऑसिलेशन अपना शुरू कर रहा है। तो इसका जो बेल का जो दोलन होता है वो कैसा दोलन होता है, परडोदित दोलन होता है।
ठीक है। तो गाइज ये हो गया एग्जाम्पल आपका। या फिर एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर झूला आप लोग देखे होंगे, तो झूले भी होंगे आप लोग, झूले पर आप लोग बैठे होंगे, तो ये आपका झूले का अगर बैठने की सीट हो गई और ये झूला किसी बेस से जो है आपका रखा गया है, लटकाया गया कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति बैठे रहेंगे, तो होता क्या इसमें, हम एक जनरल झूले की बात कर रहे हैं, मतलब एक सामान्य झूले की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा होगा और यहाँ दूसरा व्यक्ति है कोई, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे महोदय खड़े हैं। तो गाइज यहाँ पे होता क्या है कि जो भी बैठा होगा उनको ये अपने हाथ से क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये झूला जो है वो इधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर से इधर आएगा, फिर ये क्या करेंगे, इसको फोर्स करेंगे, फिर ये इधर जाएगा, फिर आएगा, फिर ये फोर्स करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक पीरियडिक फोर्स इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं झूले पर। क्या कर रहे हैं, ये पीरियडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे झूला जो है वो कंटिन्यूली क्या कर रहा है, ऑसिलेट करता चला रहा है, यानी वो ऑसिलेट कर रहा है झूला। तो यहाँ पर भी ये झूला जो ऑसिलेट कर रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस झूले की जो भी ऑसिलेशन होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑसिलेशन या प्रायोजित दोलन कहलाती है, राइट। तो बच्चों ये है हमारा प्रायोजित दोलन या फोर्स ऑसिलेशन, राइट। तो गाइज आइए अब हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। क्या होता है रेजोनेंस? हिंदी में इसको हम अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद। तो अनुनाद एक प्रकार की फिनोमेना होती है। कैसी फिनोमेना होती है? तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि किसी दोलन करने वाली वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वह वस्तु अपनी आवृत्ति से नहीं बल्कि उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा दी गई आवृत्ति से ही क्या करती है, ऑसिलेशन शुरू कर देती है। तो गाइज यही एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी यदि उस वस्तु की जो ऑसिलेट कर रही है उस वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के इक्वल हो जाए, राइट। मीन्स ये कह सकते हैं कि यदि एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो होता क्या है, तो प्रायोजित दोलन जो हमारा हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और अचानक से बढ़ने से होता क्या है कि उसका जो वाइब्रेशन होता है यानी जो ऑसिलेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। और ये घटना, एम्पलीट्यूड का अचानक से बढ़ने की ये घटना जो होती है वो कहलाती है रेजोनेंस, यानी अनुनाद घटना, अनुनाद की घटना कहलाती है। तो गाइज ये होता है आपका अनुनाद यानी रेजोनेंस। तो गाइज हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि आप लोग जो है देखे होंगे या फिर सुने भी होंगे कि सैनिकों को ये सलाह दी जाती है, जो सैनिकों की टुकड़ी जब मार्च के लिए निकलती है तो उनको ये सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि वो जब भी किसी रास्ते में आए, किसी पुल से होके उनको गुजरना पड़े, तो वो जो है अपनी सारे रूल्स को भूल करके, रूल्स का मतलब ये होता है कि जो वो चलते हैं उनको बताया जाता है कि आप लेफ्ट राइट इस तरह से आप चलेंगे और कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये भी सुन, जो आपकी सैनिक टुकड़ी होती है उनको ये आदेश दिया जाता है कि वो कदम से मिला के चलेंगे और लेफ्ट राइट जैसे उनका पाँव एक दूसरे के जो है अनुरूप ही जो है गिरेगा, एक साथ गिरेगा। तो ये सारे रूल्स जो है आप उनको ये सलाह दी जाती है कि ये सारे रूल्स आप भुला देंगे उस टाइम पर जहां पर रास्ते में आपके कोई पुल आ जाएगा, तो आप उसमें होता क्या है, सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां पर रेजोनेंस उत्पन्न होने का डर हो जाता है कि अगर रेजोनेंस उत्पन्न हो जाएगा तो उसकी एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगी और एम्पलीट्यूड बढ़ने से आपका जो पुल होगा वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और ऑसिलेट करने से क्या होगा, गिर जाएगा और ये हमारा एक डेंजरस खतरा बन सकता है आपका। तो इसलिए जो है उनको सलाह दी जाती है कि वो कदम से कदम मिला के वहां पे ना चले, क्योंकि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, उन सब के कदमों की फ्रीक्वेंसी और उस पुल की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गई, यानी कि वहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाने से होता क्या है कि अनुनाद की घटना हो जाएगी और ये सारी चीजें जो है आपकी कह सकते हैं कि एक घटना हो जाएगी आपकी रेजोनेंस के साथ में, आपके साथ भी घटना हो सकती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है।
तो बच्चों देखिए ये एग्जांपल आपका हो गया। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम लोग अर्थक्वेक का नाम सुने होंगे, भूकंप। भूकंप आती है तो आप लोग को पता होगा कि जब भी भूकंप आती है तो उसमें बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम डैमेज होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। तो गाइस इसमें होता क्या है कि डैमेज सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक जो है वो डैमेज कौन से मकान होते हैं, वो मकान होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उस भूकंप की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड टकराने से क्या होगा, उनकी एम्पलीट्यूड जो होगी वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी और वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, मकान ऑसिलेट करेगा तो फिर वो गिर जाएगा, नहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। और कम कौन होती है, कम वो करती है जो उसके बिल्कुल नजदीक, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी घर मकान की जो फ्रीक्वेंसी होगी अपनी, और दूसरी बात जो आपकी अर्थक्वेक होती है, भूकंप होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जब उसके लगभग इक्वल में आ सकती है तो वो भी, उसको भी नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा अगर आपका मकान जो है वाइब्रेट किया तो तुरंत क्या होगा, आपका नुकसान संभव है। तीसरी बात ये होती है कि कुछ है ऐसे स्टेचू भी बने हैं आजकल के समय में कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि लोग बताते हैं कि इतनी अगर इंटेंसिटी, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से अधिक जो है फ्रीक्वेंसी वाली अगर आप स्टेचू बना देंगे तो होगा क्या कि जो है इससे अधिक भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। और क्या होगा कि वो भूकंप रोधी, हम बोलते हैं भूकंप रोधी स्टेचू, या फिर उसकी इतनी क्षमता होती है, इफिशिएंसी होती है कि वो इतने पॉइंट के बीच की जो भूकंप आती है उनकी जो है वो आराम से झेल सकता है, नहीं गिरेगा। यानी भूकंप रोधी जो है आजकल लोग स्टेचू बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होती है आपकी रेजोनेंस की। तो गाइज या फिर एक और बात कर लेते हैं हम रेजोनेंस के बारे में। तो यदि कोई हमारे पास ये कोई एक यहाँ पे बेस है, कोई आधार है, जिसमें अगर हम किसी पेंडुलम को किसी डोरी से मान लेते हैं, ये एक टेंशन वाली बिल्कुल डोरी है जिसमें तनी हुई एक डोरी है, इसमें अगर हम किसी पेंडुलम को इस तरह से जो है लटका दें, ये पहली पेंडुलम हो गई, ये दूसरी पेंडुलम इस तरह से यहाँ पे हो गई, तीसरी पेंडुलम ये हो गई, और चौथी पेंडुलम ये हो गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पेंडुलम और ये पेंडुलम, पहली वाली जो है ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। पहली और चौथी पेंडुलम अगर हम देखेंगे तो इनकी लंबाइयां जो है वो आपस में बराबर है। और यहाँ पे अगर इस वाली पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं तो होता क्या है, इस रस्सी के सहारे ये जो है आपका वाइब्रेशन आगे की तरफ चलेगा, और हम देखेंगे ये वाली जो आपकी पेंडुलम है वो बहुत ही स्लो मोशन में हो सकता है वाइब्रेट करे या ना के बराबर वाइब्रेट करेगी, लेकिन ये वाली जो आपकी पेंडुलम है वो पूरी तरह से इसकी वाइब्रेशन से ये इसकी फ्रीक्वेंसी, चूंकि देखिए ये दोनों लंबाई में बराबर है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी भी उसी के बराबर होगी। इसलिए होता क्या है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है, और ये बहुत तेजी से क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है। ये बहुत तेजी से क्या करता है, ऑसिलेट करना शुरू करता है। तो यहाँ पर भी ये रेजोनेंस की घटना है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा रहा रेजोनेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।